नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट जो मेन कंटेक्स्ट रहेगा जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है UNFCCC की। तो उससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स है, एक तो आर्टिकल यहाँ पर है और एक आर्टिकल है यहाँ पर नीचे आइडिया पेज पर। इन दोनों आर्टिकल्स को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल जो रहेगा वो हमारा कि किस तरीके से हम जो एक फंडिंग होती है ना, जो बजटिंग होती है, उसमें कुछ करेक्शन ला कर के जो कहा जाता है ना कि नॉर्मली कि सरकार के यहाँ से तो 1 रुपया जब रिलीज़ किया जाता है तो बेनिफिशियरी के पास में सिर्फ 50 पैसे पहुँच पाते हैं। तो इस 50 पैसे को 1 रुपये में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जो भी फ्रॉड्स हैं, जो भी बीच में लीकेजेस हैं, उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और लास्ट में थोड़ा बहुत ये आर्यन खान का जो केस है, इस जजमेंट से क्या लर्निंग्स है, पब्लिक मोरालिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है, वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। तो फर्स्ट आर्टिकल है क्लीनर रोड मैप। देखो, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस राइज करने शुरू कर दिए थे कि इंडिया ने अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। और हम पिछले कई हफ्तों से डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ग्लासगो समिट जो हो रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 राउंड ये चल रहा है, जो कि होना तो 2020 में था बट कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और अभी 2021 में ये हो पा रहा है। तो ऐसे में क्लाइमेट एम्बिशंस को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें इंडिया ने भी अपनी तरफ से कदम मिलाया है। और जो अनाउंसमेंट इंडिया ने किए हैं, टोटल 5 अनाउंसमेंट्स किए हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो उनकी वजह से इंडिया एक लीडर के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है फिर से। वैसे तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स भी लिए थे, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश करना, ठीक है। तो वैसा ही अभी कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस में मंडे को अपनी तरफ से UNFCCC की जो नेगोशिएशन रूम था उसमें अपनी तरफ से इंडिया का कमिटमेंट दिया है। और अभी तक लगभग 130 कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग कमिटमेंट दे चुके हैं। तो इस मुद्दे को, जिसमें मेन मुद्दा है दैट इज़ नेट ज़ीरो एमिशन, कि कितना भी जो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा उसको हम ट्रैप करने के लिए, चाहे नेचुरली हो या फिर फिजिकली हो, जैसे एफॉरेस्टेशन करके किया जा सकता है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज़ करके, और फिर बाद में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन किया जाए। तो इन चीज़ों में इंडिया ने भी अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ा लिए हैं। साथ में ये भी कि 2030 आते आते इंडिया जितना टोटल एमिशन होगा 20 से लेकर 2030 तक का, उसमें 1 बिलियन टन रिडक्शन होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन का इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कि हाँ भाई कितना टन हम एमिशन को रिड्यूस करेंगे, ये पहली बार इंडिया ने कमिट किया है, ठीक है। और इसके पहले जो भी बात हुई थी वो सारी की सारी परसेंटेज वाइज होती थी कि हाँ 30%, 35%, वो सारी चीज़ें। पर अब की बार एब्सोल्यूट टर्म्स में ये अनाउंसमेंट इंडिया ने अपनी तरफ से दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी है इंडिया, अगर देखा जाए। वैसे पर कैपिटा एमिशन देखोगे तो बहुत कम है, अगर टोटल एमिशन को हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो बहुत कम लेवल निकलेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है इंडिया, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में कार्बन बजट को कट करना, ये अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एमिटर्स हैं वो अगर ये सोच ले कि हाँ जी हम यहाँ से, हमारे देश से जितना भी कार्बन एमिशन होता है, जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना कि फ्रूटफुल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह सकते हो जो भी रिजल्ट्स हैं वो कुछ पॉजिटिव आउटकम देने का एक स्कोप दिख रहा है। अब बात ही आ जाती है, देखो बातचीत तो हो रही है सारी, पर उनका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होना, प्रैक्टिकली अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि देखो 1 दशक की अभी रोड मैप तैयार हुई है, 2030 तक का हमने टारगेट हमारी तरफ से जो भी 5 अनाउंसमेंट किए उनमें 2030 का टारगेट मोर और लेस रखा गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम हमारी इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कार्बन कंटेंट जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, या कार्बन एमिशन हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको हम रिड्यूस करेंगे। 2030 तक इंडिया ने अपनी तरफ से बोला है कि हम
जो भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसका 50% रिक्वायरमेंट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करना शुरू कर देंगे 2030 आते आते। ठीक है, इंडिया ने पहले अपना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था ना, उसमें 40% तक का दिया था कि हम 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी लेके आ जाएंगे 2030 आते आते, पर इसको 10% से राइज कर दिया। इसके अलावा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो वो भी अब इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट फिक्स कर लिया है, जो कि पहले तो बहुत कम हुआ करता है। जो आगे हम देखेंगे डिटेल आपको मिलेगी पूरी कि 450 गीगावाट तक का 2019 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 450 गीगावाट तक अचीव कर लेंगे, पर अब उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया है, 500 गीगावाट तक का टारगेट रख लिया गया है। ठीक है, और पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इंडिया में बहुत हद तक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी जब तक सस्ती नहीं होगी और एफिशिएंट नहीं होगी, तब तक हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट से नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों मिलकर के प्रॉपरली काम करें। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर डिस्कॉम्स की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो लगातार नुकसान में जा रही है, और उनके टाइम पे पेमेंट ना होने की वजह से, नुकसान में जाने की वजह से, लॉसेस की वजह से अभी तक भी जो हमारा ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम है, हम उसमें एफिशिएंसी नहीं ला पा रहे हैं। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई के ऊपर 100% डिपेंडेंसी लाने से पहले हमें ट्रेडिशनल पावर को भी मैनेज करने की ज़रूरत है पैरेलली। कारण कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कि अब सोलर एनर्जी के इंस्टॉलेशन की बात हम कर लें, तो अगर सबसे बड़ा चैलेंज तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आ जाता है कि हमारे पास में स्टोरेज की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, अगर एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किसी एक स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई या एक एरिया में, तो दूसरे एरिया में उसके सप्लाई के लिए जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से काम करें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, नहीं तो मिसमैच है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके आगे अगर देखा जाए तो कंज्यूमर और ग्रिड, ठीक है, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है घरों में और एक हम यूज़ करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर वे के अंदर कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हम नेट मीटरिंग की बात करते हैं बार बार, तो अगर रूफ टॉप सोलर पैनल्स को अगर प्रमोट किया जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो नेट मीटरिंग का प्रोसीजर है, उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आज देखा जाए तो जो डिस्कॉम्स है उनके ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेस की कमी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना तो प्रॉपर बिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर, कितने सारे लीकेजेज है, चोरी कितनी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी चीज़ें। इसके लिए क्या करना होगा, एक प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दूसरा, ट्रेडिशनल पावर सिस्टम को हमें क्यों स्ट्रेंथन रखने की ज़रूरत है कि मान लो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कहीं कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, तो बैकअप में कोई प्लान तो चाहिए ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से डिमांड साइड ऑप्शन में तो क्या है कि हमें एफिशिएंसीज इंप्रूव करनी होगी। एफिशिएंसीज का मतलब कि घरों में जो हम अप्लायंसेज यूज़ करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम हो। जैसे कि पुराने टाइम पे जो बल्ब यूज़ होते थे उसकी बजाय फिर हमने CFL यूज़ करनी शुरू की, अब LEDs यूज़ करनी शुरू कर दी, तो इससे क्या होगा, कम से कम एनर्जी कंजम्पशन पे हम एफिशिएंटली उनका यूज़ कर पाएंगे, तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो पंप सेट यूज़ होते हैं, उन पंप्स को भी हमें कह सकते हैं ना कि हाँ, सोलर पंप सेट वो इंस्टॉल किए जाएँ, जिससे कि कम से कम एनर्जी रिक्वायरमेंट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और एफिशिएंसी अच्छी आ जाए, लॉसेज मिनिमाइज़ कर सकें, उन पर काम करना ज़रूरी है। तो इंडिया का जो कमिटमेंट है ना क्लीन एनर्जी की तरफ, तो उसमें देखो इंडिया ने अपने कमिटमेंट पहले ही शो कर रखे हैं कि हम वाकई में क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टाइम पे साइन कर लिया था इंडिया ने, और इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में लोकेटेड है, गुरुग्राम में। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या अपनी कही हुई बातों पर एकदम एक्यूरेट चलेंगे, जिसमें एक तो है टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र किया जाए। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करें, पैसा भी प्रोवाइड करें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को। COP26 है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। हिस्टोरिकल शॉर्टकमिंग जो भी हमने प्रीवियसली हमारे पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं उनको करेक्ट करने के लिए,
तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जितना एमिशन किया है ना, उतना डेवलपिंग कंट्रीज़ ने नहीं किया है। तो इस केस में उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही भी है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो कमिटमेंट लिया था कि हम $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से ट्रांसफ़र करेंगे 2020 से आगे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ तक कहा कि $1 ट्रिलियन की जिम्मेदारी लो आप, $100 बिलियन से कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ से हमें कुछ देखने थे पॉइंट्स, वो देखें। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेटिंग द टोन एट ग्लासगो। आर्टिकल को लिखा है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। देखो, ये हमारे फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर अभी करंटली। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच था उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है ग्लासगो COP26 में। और इस समिट को आप मान सकते हो कि COP21 जो था, पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट जो थी ना, उसके बाद में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, उसके बीच में मैड्रिड में हुआ था, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। पर अभी देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा अपने आप में माना जा रहा है कि हाँ, बहुत कुछ यहाँ पर नई चीज़ें शुरू हो रही हैं और जो पुरानी गलतियाँ उनको कवर अप करने की कोशिशें की जा रही हैं वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा। तो ऐसे में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अर्ज की गई, रिक्वेस्ट की गई या अपनी तरफ से आउटलाइन किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि जी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो ऑफेंस किया है या फिर जो भी आज का क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ की जितनी जिम्मेदारी है उतनी डेवलपिंग कंट्रीज़ की नहीं है। तो आप ये क्लाइमेट जस्टिस को प्रमोट करो कि जिसने जितना फ़ायदा उठाया है क्लाइमेट को कॉम्प्रोमाइज़ करने से, उसको उतनी ही जिम्मेदारी दो, उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है। एक तो क्लाइमेट जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया और एक लाइफस्टाइल इशू पे कि हमें एक कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे करेक्शंस करने होंगे, तब जाकर के हम इस क्लाइमेट चेंज वाले इशू को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने 5 बिग टिकट अनाउंसमेंट किए हैं और उन 5 बिग टिकट अनाउंसमेंट में सबसे पहला तो ये है कि इंडिया 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 आते आते। सेकंड ये कि जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेंगे। थर्ड ये कि इंडिया जो है वो अपना एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको 45% तक रिड्यूस कर देगा, जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज के टाइम पे इंडिया ने कमिट किया था कि हम 35% तक रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी को, जो कि अब और 10% बढ़ा दिया है। तो ये हो गया। इसके अलावा चौथा जो एक्शन है, ये 4 एक्शन हो ही, मेन तीसरा एक्शन हो ही गया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्शन ये रहेगा कि 2030 आते आते हमारे यहाँ पर जो एमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, 2030 आते आते। चौथा हो गया कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक, ये चौथा हो गया। और पांचवा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका राइटर बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ार कर रहा था कि इंडिया क्या अपनी तरफ से टारगेट लेगा नेट ज़ीरो टारगेट फिक्स करने के लिए कि हाँ जी, हम जितना कार्बन एमिट करेंगे, कार्बन के इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करेंगे, उतना ही हम ट्रैप करने की व्यवस्था भी कर लेंगे हमारे यहाँ पर। तो वो 2070 का डेडलाइन या अपनी तरफ से कट ऑफ ईयर रखा है इंडिया ने। तो ये 5 कमिटमेंट जो है उनसे इंडिया ने अपनी लीडरशिप फिर से साबित कर दी है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर्स के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चलने के लिए रेडी है और चलता आया है। 2014 की अगर बात करें ना, तो हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थी केवल 20 गीगावाट। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया कि 2022 आते आते 100 गीगावाट तक हम इंस्टॉलेशन को राइज करेंगे। फिर इसमें भी अल्टीमेटली टारगेट क्या कर दिया, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी। ये ध्यान रखें आप, है ना। टोटल तो 175 गीगावाट रखा गया था, जिसमें 100 गीगावाट का तो सोलर एनर्जी था, 60 गीगावाट का विंड एनर्जी था और रिमेनिंग बायो एनर्जी, बायोफ्यूल वो सारे बचे हुए वो थे। तो ऐसे में सोलर पावर की जो आप देखोगे ना, 2014 में पर यूनिट चार्जेस आते थे 16 रुपये, जो कि अब घट करके सिर्फ 2 रुपये हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है। आज आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है बड़ला, वहां पर लग चुका है, जहां पर 18 से ज़्यादा कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। बहुत बड़ा प्लांट है वो सोलर प्लांट। इसके अलावा विंड, बायो एनर्जी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा 100 गीगावाट सोलर पावर का जो है टारगेट, वो देखो नेक्स्ट ईयर हम अचीव कर लेंगे। और इसके अलावा पिछली बार 2019 में आपको पता है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 2019 में एड्रेस कर रहे थे, तब टारगेट फिक्स किया था। उससे बढ़ाकर के 500 गीगावाट अभी ग्लासगो में अनाउंस कर दिया है, जो कि अचीवेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिस स्केल से पिछले 5-7 सालों में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर राइज हुआ ना, उस स्केल से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कोई ओवर एम्बिशियस नहीं है।
इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इनिशिएट किया गया था इंडिया ने और साथ में फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज ने, मोर देन 125 कंट्रीज से ज़्यादा ने अभी तक पार्टिसिपेशन अपना इंश्योर कर दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। पहले तो केवल यही था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच में जो कंट्रीज रिलाई करते हैं वो लोग उन्हीं के लिए है, पर अब तो क्या है, इनसे भी बाहर के जो कंट्रीज है वो भी पार्टिसिपेट करने लग चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इसके अलावा आप देखो कि इंडिया प्रोबेबली वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने एक एयरक्राफ्ट को बायोफ्यूल पे ऑपरेट किया। आपको याद हो तो ये न्यूज़ 2018-19 की है, जब स्पाइस जेट ने एक अपना प्लेन उड़ाया था, नेपाल गया था या सिक्किम गया था, समथिंग ऐसा कुछ था, प्योरली बायोफ्यूल पे उड़ाया था उस प्लेन को। ठीक है, इस तरीके से 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी को तो हमने पहले टारगेट किया था, अब 2030 आते आते क्या कर दिया, 50% तक कर दिया है। पर इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन, इसका थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो इसके लिए हमें इन्वेंशंस पे फोकस करना होगा और इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हाइब्रिड जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड का मिक्स, उसको भी प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है इंडिया में। अब आ जाओ एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की, हमने पहले 35% का कमिटमेंट लिया हुआ था, अब उसको बढ़ा करके हमने 45% तक कर दिया है। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में अचीवेबल है। दूसरा, नेट जीरो टारगेट की अगर बात करें तो उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी नए इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ना, उनमें तो टारगेट ये लिया जा रहा है कि हम नेट जीरो टारगेट जो है वो 2050 तक अचीव कर लें। इंडिया ने अनाउंस तो 2070 किया है, पर इंडिया के जो टारगेट्स है ना डोमेस्टिकली, वो है कि हम 2050 तक ही नेट जीरो टारगेट अचीव कर लें। ठीक है, ये सेफ खेलना हो गया कि भाई 2050 तक हम अचीव कर लेंगे। तो एक तो क्या हो जाएगा, आप अपनी कमिटमेंट्स को पहले ही अगर प्रीपोन्ड करते हुए अचीव कर लेते हो तो उसमें कितनी वाहवाही होती है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया टाइम पे आपने अचीव कर लिया। दूसरी, अगर डिले भी हो जाए तो उस केस में हमें कम से कम कोई दबाव में तो नहीं लेके आएगा। तीसरी चीज कि अगर 2050 तक 2060 तक यूएस, चाइना, इन्होंने 2045 तक जर्मनी ने नेट जीरो का टारगेट फिक्स किया है, अगर ये कंट्रीज फेल हो जाएंगे तो इंडिया ने यहाँ पर दिमाग क्या लगाया है कि अगर ये फेल हो जाएंगे तो फिर हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए लोग ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में सबसे अच्छा परफॉर्म ही इंडिया कर रहा है अगर इस क्लाइमेट चेंज के कंट्रोलिंग की अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके लिए देखो इंडियन रेलवेज ने नेट जीरो का टारगेट अपने लिए फिक्स कर रखा है 2030 का। ठीक है, और साथ में ये भी टारगेट है कि इंडियन रेलवेज की वजह से जो जितना कार्बन एमिशन होता है उसको रिड्यूस कर लिया जाएगा 60 मिलियन टन्स के बेसिस में। मतलब टोटल रिडक्शन, टोटल जो जितना एमिशन होता है इंडियन रेलवेज की वजह से, उसमें 60 मिलियन टन का रिडक्शन देखा जाएगा। इसके अलावा 2 बिलियन एलईडी बल्ब्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, कम से कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एफिशिएंटली एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओगे, और उससे क्या होगा, कार्बन एमिशन रिड्यूस हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। साथ में अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अनाउंसमेंट है कि हम 2030 तक आते आते 1 बिलियन टन तक रिडक्शन कर देंगे, किसका, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको। तो ये चीज़ क्या है, अचीवेबल है। इंडिया के जिस तरीके से अभी एक्टिविटीज चल रही है ना, उनको देखा जाए तो ये टारगेट ओवर एम्बिशियस नहीं है, अचीवेबल है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्पीच था उसमें देखो उनका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंक हिंट था कि देखो हम फाइनेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, एडेप्टेशन पे, लाइफस्टाइल पे और क्लाइमेट जस्टिस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि फाइनेंस की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज ने 2009 में कहा था कि हम 2020 से $100 बिलियन की हेल्प प्रोवाइड करेंगे पर ईयर के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज को, पर अभी तक भी वो आपने ट्रांसफर नहीं किया है। ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोमिसेस किए गए थे डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है उतना ही उन कंट्रीज ने डेवलपमेंट गेन किया है, तो उनकी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर होनी चाहिए, मतलब कि गरीब देशों के ऊपर आप ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते हो जबकि उन्होंने कोई ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं, मतलब किसी भी तरीके से इस प्लेनेट अर्थ को परेशान होने का कारण नहीं बने हैं वो कंट्रीज। ठीक है,
इसके अलावा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी इन्होंने की कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में बहुत कुछ इतना अवेलेबल है जो कि पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर आप कह सकते हो पुअरर कंट्रीज़ को वो प्रोवाइड कर सकते हैं सस्ते में। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लाइमेट अडेप्टेशन कि भाई हम ये रियलिटी नहीं इग्नोर कर सकते कि क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक हो चुका है, जितना टारगेट किया जा रहा है उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट हमने देख ली, ठीक है, यूएनईपी की रिपोर्ट भी हमने देख ली। ये सारी रिपोर्ट्स हमें हाईलाइट क्या करती है कि जितना हमने टारगेट किया था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो तो 2030 35 40 तक ही अचीव मतलब क्रॉस कर जाएंगे हम अगर जिस तरीके से हम चल रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होगी, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। इन सारी चीज़ों को हमें बनाते टाइम पे, करते टाइम पे क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए वर्ल्ड के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा CDRI जो कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया था, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी बहुत ज़्यादा पुश किया गया। इसके अलावा लाइफस्टाइल इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि हम घरों में जो कोई भी यूज़ कर रहे हैं अप्लाइंसेस, उनको भी हमें ढंग से ऐसे एफिशिएंटली यूज़ करने की ज़रूरत है या एफिशिएंट अप्लाइंसेस डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इंश्योर हो पाएगी। और सस्टेनेबल का मतलब आप जानते ही हो कि कोई भी चीज़ को आज अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ आने वाली जनरेशन्स भी यूज़ कर पाएँ उसी तरीके से, ठीक है। उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दो, वही हमारे लिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो पाएगी। तो ऐसे में पहले जितनी भी क्लाइमेट समिट्स हुई हैं उनमें बहुत सारी कमियां रही हैं और उनको अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया है। जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 में हो चुका था ना, उसके बावजूद केवल खोखली बातें ही हो रही हैं, कोई आउटकम अभी तक भी नहीं बन पा रहा है। इंडिया इकलौता एक ऐसी इकोनॉमी है जो बड़ी इकोनॉमीज में होने के बावजूद सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में हमें क्लाइमेट चेंज को और क्लाइमेट चेंज के कारणों को भी समझना जरूरी है। अब देखा जाए क्लाइमेट चेंज के जो भी आप मैनिफेस्टेशन है, जो भी आउटकम्स हैं वो देख सकते हैं। एक तो वेदर पैटर्न में चेंज, फ्लड्स आना, ड्रॉट्स आना, कहीं हरिकेन्स आ रहे हैं, कहीं आइस कैप मेल्ट हो रही है और उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, और क्रॉपिंग पैटर्न में भी लगातार वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि हमें कॉजेज़ पर भी ध्यान देना होगा और सबसे बड़ा कॉज है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ठीक है ना। तो हमें कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करना है ना कार्बन कंटेंट को, तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग को बहुत हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया का अगर देखा जाए, अगर पर्टिकुलर फोकस हम इंडिया पे करें, तो ग्लोबली जितना भी अभी तक हिस्टोरिकली एमिशन जितना हुआ है ना, उसमें केवल इंडिया का कंट्रीब्यूशन 3% हुआ है और अब जाकर के कोई 5% तक इंडिया पहुंच पाया है। तो इंडिया पे आप या इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पे अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ इस तरीके से दबाव लगाएंगे तो वो कोई क्लाइमेट जस्टिस का पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है ना। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी होगी, चाहे फिर वो फाइनेंस ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो। तो यही चीज़ इन्होंने बार बार स्ट्रेस की है, क्योंकि ये चीज़ है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जितना अपने डेवलपमेंट के लिए इस प्लेनेट पे स्ट्रेस डाली है ना, उसका नुकसान डेवलपिंग कंट्रीज अगर उठाएंगे तो क्लाइमेट इनजस्टिस हो जाएगा। ये चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में बोली और यही इंडिया का स्टैंड है। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट आर्टिकल है द फेडरल ट्विस्ट। देखो इस आर्टिकल को लिखा है पी थियागाराजन। इन्होंने ये देखो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनका ये कहना है कि एक कहावत हम बार बार सुनते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अगर कोई भी 1 रुपया निकलता है तो बेनिफिशियरी के पास पहुंचता पहुंचता 50 पैसे बन जाता है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सोल्यूशन बताए जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने तमिलनाडु में ये मॉडल अप्लाई भी किया और हमें आउटकम इसका अच्छा मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों पर हमें फोकस करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि अभी तक जो कन्वेंशनल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से बजट अलोकेट होता है, बजट अलोकेशन के बाद में उस बजट के क्या आउटकम्स निकले हैं, उनको हम मेज़र करते हैं। अगर उनको हम एक्यूरेटली देखें तो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में कि किस तरीके के मेथड्स को हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आए हैं, क्या कन्वेंशंस अभी तक सेटल हुई है। इसके पीछे एक तो करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है, एक माल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्यूरेसी नहीं आ रही है, और
जो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो लीकेजेज हैं कि भाई सरकार ने जितना पैसा रिलीज किया उसका कितना पैसा एक बेनिफिशियरी के पास पहुंच रहा है, उसमें से जो लीकेजेज हैं उनको कर्ब करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेप उन्होंने उठाया वो था कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को करेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर यूनियन हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको बहुत ज़्यादा करेक्शन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली वर्क कर रहा है। दैट मीन्स इनपुट ज़्यादा और आउटपुट कम। एक तरफ तो हम फोकस करते हैं पॉलिसी इंटेंट्स पे, कभी भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तो हमारे यहाँ पर कितना ज़्यादा डिबेट होते हैं लेजिस्लेचर्स में, पॉलिटिकल रैलीज निकाली जाती है, तो वो तो पॉलिसी इंटेंट मतलब पॉलिसी लाई जा रही है, इसका ये फायदा ये नुकसान होने वाला है। ठीक है, इस पर तो बड़ी बातचीत हो जाती है, पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद में आउटकम क्या है, और उस आउटकम के ऊपर कोई डिबेट ही नहीं होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इंटेंट पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कोई क्या करना चाहता है, पर कोई कुछ काम करना चाहता है और उसको करने के बाद में जो आउटकम मिला है वो क्या, कितना प्लस है कितना माइनस है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एक वो ही मिसिंग ब्रिक है एक पूरी वॉल में, अगर वो ब्रिक अगर हम बना देंगे तो जो लीकेजेस है ना उनको हम रोक पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। इसके लिए देखो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, मेन एनुअल बजट की हम बात करें, उसमें जो मॉडल हम यूज करते हैं वो कैसा है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कि हम फाइनल अकाउंट का मतलब हो गया कि एक बजट अलोकेट होने के बाद में उस बजट में जितनी भी पॉलिसीज जितनी भी स्कीम्स तैयार की गई और उसके लिए एडिशनल फंडिंग भी दी गई, तो उसमें कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा निकला, जो इंटेंट था वो आउटकम में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, वो चीजें कैलकुलेट करते करते आप ये मान के चलो 18 से 24 महीनों का डिले हो जाता है। जैसे अभी बजट की बात करें, 2021-22 का बजट जो है वो अभी आ गया, पार्लियामेंट ने पारित कर दिया। अब इस बजट को इंप्लीमेंट होने के बाद में इस बजट का जो एक्यूरेट डेटा आएगा ना कि बजट में कितना अलोकेशन हुआ और कितना एडिशनल फंडिंग्स की जरूरत पड़ी और आउटकम कितना निकला, वो निकलते निकलते आने वाले 2 साल हो जाएंगे। आप मान के चलो 2023-24 का जो बजट आएगा ना उसके साथ में इस बजट का रिवाइज एस्टिमेट आएगा, तब जाकर के हमें एक्यूरेसी का पता पड़ेगा। तो आप एक चीज बताओ कि काम तो 2021-22 के टाइम पे हो रहा है और आप उसका एक्यूरेट डेटा है वो रिलीज कर रहे हो 2023-24 में, तो फिर क्या करेक्शन कर पाओगे जो भी मिस्टेक्स है इस पूरे बजटरी एलोकेशन में। तो बोला इसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंट क्या है यहां पर, बजट मतलब बजट में क्या है कि सरकार क्या करना चाहती है, और जो फाइनेंशियल आउटकम होना चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट, उन दोनों के बीच में देखा जाए तो 18 से 24 महीनों का गैप है और हमारा फोकस होना चाहिए किस पे, FA पे, जबकि हम फोकस किस पे करते हैं, बजट पे। हम भी देखते हैं ना कि बजट कितना क्या अच्छा रहा, कि बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं। अरे भाई अनाउंसमेंट तो कर दिए, इंप्लीमेंट कितना हुआ, अगर उस पर ध्यान दे लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना। यही मेन फोकस है यहां पर राइटर का। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेंट की बजाय हमें आउटकम पे फोकस करना जरूरी होगा, पहली चीज। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो आर्काइक कैश अकाउंटिंग पे ज्यादा विश्वास करती है। कैश अकाउंट का मतलब कि कितना पैसा अलोकेट किया जा चुका है, जबकि दूसरे कंट्रीज की बात करो या फिर जो दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अक्रूवल अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करती हैं। अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब कि अक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग, दैट मीन्स कि एक स्कीम फॉर एग्जांपल नरेगा की बात करते हैं, एक स्कीम उसके लिए कितना पैसा अलोकेट कर दिया गया है सरकार के द्वारा एक पूरे साल में। अनाउंस तो किया गया था 45,000 करोड़ और दे दिया 50,000 करोड़, तो वही प्रॉपर अकाउंटिंग अगर की जाए तो 50,000 करोड़ की होनी चाहिए ना। पर हम इंटेंट पे फोकस करते हैं तो ध्यान रहता है किस पे, कि जी केवल 45,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये चीजें मिसिंग है, तो वो 5,000 करोड़ रुपए का जो मिसिंग है वो कहां गया भाई। ऐसे में 1 रुपया छूटता है और पहुंचता केवल 50 पैसे हैं, और यही लूप होल्स हैं, यही कमियां हैं, इन्हीं को करेक्ट करना चाहिए। तो क्यों ना हम ये जो हमारा बिहेवियर है इसको हम करेक्ट करें, इंटेंट की बजाय आउटकम पे फोकस किया जाए। इसके अलावा ये जो पैसा है बजट में जो अलोकेट कर दिया, उस पैसे के लिए तो देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में भी रिकॉर्ड रहता है
जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनके पास में भी रिकॉर्ड रहता है और उसी के बेसिस पे वो सारा अपनी ऑडिटिंग करते हैं। पर सवाल ये है कि जो एडिशनल पैसा अलोकेट कर दिया या फिर जो बजट में जितना पैसा अलोकेट किया उसके अंडर मतलब जितना अलोकेट किया उससे कम पैसा अगर उस स्कीम पे खर्च हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस है ना, उसकी अकाउंटिंग ना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है और ना कैग उसको अपनी ऑडिटिंग के टाइम पे फोकस में रखता है। तो वो प्रॉब्लम हुई कि नहीं, कितना ज्यादा लूप होल्स हैं। बोला इस चीज को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि राइटर यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि देखो 2015-16 के बजट की बात करें तो लगभग 1863 करोड़ रुपए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का ट्रांसफर कर दिया गया किस तरफ, सेविंग अकाउंट्स में। ठीक है, जहां से ऑफिसर्स को उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी फुलफिलमेंट की जाती है। तो जी आपने अलोकेट तो किस तरफ किया था, डिजास्टर को मैनेज करने के हिसाब से ये पैसा एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को दिया था। ठीक है, पर वो पैसा आपने ट्रांसफर किधर कर दिया, इधर सेविंग अकाउंट्स में। अब इसके बारे में ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में इतना डिटेल है और ना कैग इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो जी ये पैसा बीच में अगर कहीं पर अगर जो ऑफिशियल्स हैं वो इस 1863 करोड़ रुपए का कोई अकाउंट में ही मेंटेन नहीं है, तो इस पैसे का वो मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं, करप्शन कर सकते हैं कि नहीं। बोले इस तरीके की एक्टिविटीज बहुत होती हैं कि अलोकेशन कहीं और हो रहा है और उस बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको कहीं और ट्रांसफर कर दो और बीच में फिर कई करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं। तो ये है नुकसान का एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो इस सिचुएशन में ये जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशन आ रही है ना, जिस तरीके का हम प्रोसीजर लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, बोला इन चीजों को करेक्ट किया तमिलनाडु की सरकार ने। पहले तो आइडेंटिफाई किया और जो अनयूटिलाइज्ड फंड थे किसी भी स्कीम या किसी भी पॉलिसी के लिए जो अलॉट किया था उसको रिट्रीव किया गया कि भाई अगर पैसा यूज नहीं हुआ है कोई बात नहीं, उस पैसे को हम निकाल लेते हैं उस स्कीम से और किसी दूसरी स्कीम में प्रॉपरली अलोकेशन उसका किया जाए। तो 13 अगस्त को जो बजट स्पीच हुआ, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं वहां पर कि हमने फाइनल किया कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें 5 चीजों पर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और वो 5 चीजें क्या क्या हैं आप लिख सकते हो। नंबर 1, यूनियन स्टेट फिस्कल रिलेशन। जो आप देखते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में जो फिस्कल का रिलेशन है, जो भी बजटरी कैलकुलेशन होती है, उसमें किस तरीके से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है जिससे कि डेवलपमेंट का काम है वो एफिशिएंटली एक्यूरेटली हो सके। दूसरा, जीएसटी पर भी फोकस रखा जाए कि हाँ किस तरीके से मैनेज हो सकता है स्टेट और सेंटर के बीच में। तीसरा, डेटा सेंट्रिक गवर्नेंस। डेटा पे बहुत ज्यादा, डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल आगे राइटर बता भी रहे हैं, आउटस्टैंडिंग मैनर के अंदर इन्होंने यूज किया है डेटा एनालिसिस को। और तीसरा, पब्लिक एसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई लोगों का पैसा है, लोगों के पैसे से हम सरकारी दफ्तर, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करते हैं, उनको सही तरीके से मैनेज किया जाए और लोगों को रिस्क ना हो उस तरीके से मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और साथ में जो लेजिस्लेचर है उसका रोल और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, जिससे कि जो सरकार है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर प्रॉपर्ली फिक्स कर सके। तो बोला इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए कहा। और फिर बाद में तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं कि हमने लगभग स्कीम के लिए, कुछ हफ्तों पहले की बात है, एक स्कीम के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का फंड है, वो हमने मतलब लगभग हमने अलग अलग स्कीम्स के जितने फंडिंग हमने अलोकेट की थी अनाउंसमेंट में बजट के टाइम पे, और उन स्कीम्स के इंप्लीमेंट होने की जब देखी तो पता पड़ा कि लगभग 2000 करोड़ रुपए के फंड्स थे वो लैप्स हो रहे थे, मतलब प्रॉपर्ली उनको यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा था। तो हमने क्या किया, वो 2000 करोड़ रुपए निकाल करके और वापस स्टेट ट्रेजरी में डाल दिया, स्टेट के खजाने में डाल दिया। अब वो 2000 करोड़ रुपए आ गए ना, अब हम दूसरे कामों के अंदर उनको अप्लाई करते हैं। कैसे कि जैसे कि जो वैल्यू एडेड टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल पे, इन पे, तो बोला अभी हमें पता है कि क्रूड ऑयल लगातार राइज हो रहा है, तो हमने 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल के ऊपर कम कर दिए। इसका लगभग हमें हर्जाना भुगतना पड़ा लगभग 1100 करोड़ रुपए का। तो हमारे पास में 2000 करोड़ रुपए पहले से पड़े थे ना, ऐसे हमने बैलेंस कर लिया। तो ये चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बताई जा रही है कि आउटकम क्या आ रहा है,
आउटकम अगर आपको पता है तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना फंड यूटिलाइज्ड है, मतलब ओवर रिक्वायरमेंट है या अंडर यूटिलाइज्ड है, पैसा एक्सेस में पड़ा है, निकाल लो, वापस ट्रेजरी में डाल लो, फिर से प्रॉपर मैनर में काम कर दो। तो इंटेंट की बजाय आउटकम पे फोकस करने का एग्जाम्पल यहां पे बताया जा रहा है। इसके अलावा हमने एक नया प्रोसीजर स्टैब्लिश किया, तमिलनाडु का ही फिर से एग्जाम्पल बता रहे हैं, कि जो मूविंग या पार्किंग फंड है, जो पैसा हमारे पास में अवेलेबल है, उसको बिल्कुल भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओवरसाइट से बाहर नहीं रखा जाएगा। हर एक चीज के बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। इससे क्या हो जाता है कि अगर कोई बुरी परिस्थिति आ जाए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, जैसे पेंडेमिक के टाइम पे आया, तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब ये पता रहेगा ना कि हमारे पास में एक्सेस में पैसा है, या फिर ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, तो वहां पर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में जो पैसे हैं उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इसके अलावा डेटा इंटीग्रिटी, बोला हमने डेटा को बहुत सही तरीके से एनालाइज किया, और चाहे वो क्रॉप हो चाहे जेवल लोन हो, मतलब जो सोना गोल्ड लोन लेते हैं इस तरीके से, वो इन सारी चीजों को हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे मर्ज किया, इंटीग्रेट किया। इससे फायदा क्या हुआ कि किस इंडिविजुअल के पास में कितना दम है, दैट मीन्स हमने प्रॉपर जब ये डेटा को एनालाइज किया ना एक इंटीग्रेटेड मैनर में, तब ये पता पड़ गया कि वाकई में कौन तो फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन तो घोस्ट पेंशन रिसिपिएंट है, दैट मीन्स जो लोग हैं नहीं पर फिर भी पेंशन ले रहे हैं, कौन लोग जो हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक्चुअल में एलिजिबल हैं, उन लोगों की हमने लिस्ट बनाई। ये भी हमने देखा कि वाकई में लोन सैंक्शन करते टाइम पे क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। तो बोला इंटीग्रेटेड मैनर में जब डेटा एनालाइज किया तो एनोमलीज जो थी ना, हमने उनको बहुत हद तक करेक्ट कर लिया, और वो करेक्शन का फायदा क्या रहा, करप्शन कम होना और उसके बाद में एफिशिएंट मैनर में काम होना, जिससे कि हमें वाकई में फेयरर सोसाइटल आउटकम मिल रहे हैं। सही में जो हम चाहते हैं ना, हमारी जो इंटेंट होती है वो एक्चुअल में आउटकम पे रिजल्ट होती हुई दिखाई देती है। तो ये एक चीज यहां पे बताई जा रही है। तो ऐसे में कुछ और इनिशिएटिव भी इनके द्वारा बताए जा रहे हैं कि जैसे क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल में लेके आना था हमें, ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया, बहुत ही एक्सेलरेटेड मैनर में एमएसएमईज को सपोर्ट करना था। वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई कि हमने हमारा जो डेटा था ना वो पब्लिक डोमेन में ओपनली रखा, क्योंकि सीधी सी बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में जब रिकॉर्ड रहता है, जब कैग की रिपोर्ट पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में रिलीज हो और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी, तो जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनके ओपिनियन मिलते हैं, और उन ओपिनियंस को अगर आप अप्लाई करना शुरू कर देते हो ना तो उन ओपिनियंस का आपको बेनिफिट मिलता है। तो हमारा जो एक्शन था, राइटर ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्शन जो था वो 5 स्टेप अप्रोच पे था, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। सबसे पहला काम तो हमने किया, डेटा को प्रॉपरली कलेक्ट किया और उस डेटा को प्रॉपर एनालाइज किया और उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। दूसरा, हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में था उसको हमने पब्लिक डोमेन में एक पब्लिक डिबेट के लिए डिसएमिनेट किया, दैट मीन्स हमने रिलीज किया पब्लिक डोमेन में कि वो हमें अच्छे से अच्छी एडवाइस दे सकें। फिर इसके बाद में हमने फीडबैक्स के लिए हमारे ईयर्स हैं, कान है, वो ओपन रखे, जिससे कि एक्सपर्ट्स के इनपुट हमें मिले तो हम उनको प्रॉपरली अप्लाई कर सके। इसके अलावा जो पॉलिसीज डिजाइन की गई, उन पॉलिसीज को यहां तक हमने नोटिस किया कि वो एग्जीक्यूट हो भी रही है या नहीं एक्यूरेटली, आउटकम पे फोकस किया, और उसके बाद में हम कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहे और जो जो भी करेक्शंस की जरूरत पड़ी टाइम पे हम वो करेक्शंस करते रहे। तो ये हमने 5 प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी अपनाई। तो लीडर्स का यही होना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि हमारे फॉर्मर पार्टी लीडर, ठीक है कलाइगनार, उनका ये कहना है कि सही में अगर हमें कुछ करना है तो जो कहा है उसको, जो कर रहे हैं ना उसको हम सही तरीके से कर लें तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यही बोला हमारी द्राविडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी रही है, और ये यूनिक है अपने आप में। और देखो तमिलनाडु डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है, ठीक है ना। तो ये कुछ सजेशन थे इंक्लूसिव मैनर में, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, तब जाकर के हम एक इंटेंटेड गोल है वो अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कोई सी पॉलिसी हो, चाहे कोई सी भी स्कीम हो। अच्छा आर्टिकल था, डिटेल में हमने जाना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जजिंग आर्यन खान। देखो इस आर्टिकल में मेन जो फोकस रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है पब्लिक मोरालिटी पे और एक पब्लिक ऑर्डर पे, प्रिविलेज एंड मोरालिटी दोनों चीज़ों में। देखो शुरुआत राइटर जो कर रही है वो इस चीज़ से कर रही है कि हम अभी जो आर्यन खान का केस है
इसको अगर थोड़ा माइन्यूटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो एक रोल मॉडल जो बन जाता है ना लोग, उनके ऊपर बड़ा फोकस रखा जाता है और उन रोल मॉडल्स के द्वारा अगर कोई मिस्टेक कर दी जाती है और उस मिस्टेक को अगर लोग इस तरीके से देखना शुरू कर दें कि जी कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, तो वो चीज़ एक सोसाइटी को डेंट पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो यहाँ पर राइटर जो हाईलाइट करना चाह रही है वो ये कि आर्यन खान को जैसे ही बेल मिली ना शाहरुख खान के बेटे को, तो शाहरुख खान के जो फैंस थे वो उनको वेलकम करने के लिए गए थे, जैसे पता नहीं कितना बड़ा तीर मार के आए हैं वो, राइट। तो ये चीज़ें क्या शो करती है कि हमारी सोसाइटी में जो सच में पब्लिक मोरालिटी की अगर बात करें तो वो कितना डाउन होती चली जा रही है। वैसे तो राइटर ये कहती हैं कि पब्लिक मोरालिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पर हाँ इतना सा है कि हमारे यहाँ पर एक कन्वेंशन चलती है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंडिविजुअल्स है ना वो कुछ लाइफ के सर्टेन वेज को आप कह सकते हो कि रेस्पेक्ट करेंगे और उन्हीं सर्टेन वेज के अंदर अपने कंडक्ट को कंटिन्यू करेंगे जिससे कि दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको नुकसान ना हो, राइट। और साथ में जो लॉ अवेलेबल है उस लॉ को अबाइड करेंगे, उन लॉज को फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स कि अपनी प्राइवेट चॉइस या प्राइवेट एक्शंस को वो इस तरीके से कंडक्ट करेंगे जिसकी वजह से उनको कोई लीगल रेपरकशंस का सामना ना करना पड़े। इसका मतलब ये हो गया पब्लिक मोरालिटी का। रेपरकशन का मतलब कोई नेगेटिव इंपैक्ट उनकी लाइफ पे ना आए। अब यहां पर बोलने को तो आर्यन खान की लाइफ है भाई कि ये लोग अपने हिसाब से ड्रग कंज्यूम करते हैं या फिर ड्रग से रिलेटेड इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो मिल गया। देखो ये चीज़ तो एडजुडिकेट करेगी जुडिशरी। अभी हम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आर्यन खान का क्या था क्या नहीं है, अभी बेल पे निकले हुए हैं। पर पॉइंट यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि एक इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट चॉइस और अपने प्राइवेट एक्शंस की वजह से, जो कि एक रोल मॉडल से एसोसिएटेड इंडिविजुअल है, और उसको फिर बाद में लोग फॉलो करते हैं और उनको वेलकम करते हैं जबकि वो अभी बेल पे छूट के आए हैं एक ड्रग क्राइम की वजह से, राइट। तो उस केस में मोरालिटी पे क्वेश्चन बन जाता अपने आप में। और इसी तरीके से सिचुएशन आज हम देख सकते हैं कि 1991 से जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, जब से हमने ज़्यादा लिबरलाइज होने की, सोसाइटी भी लिबरल होती है। देखो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो इशू है या इंटरनेशनल कल्चर्स का जो इम्पैक्ट है वो हमारी सोसाइटी पर भी आता है सीधा सीधा। तो प्री लिबरलाइजेशन 1980s के टाइम की बात कर रहे हैं, बोले कि मिडिल क्लास की लड़की और लड़के पहले एक दूसरे से बात तक नहीं किया कर सकते थे, इवन अपने घर वालों की नज़रों के सामने वो बात कर सकते थे। दैट मीन्स एक लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी। अब 21st सेंचुरी में अगर वो चीज़ इंप्लीमेंट करें तो देखो वो बिल्कुल रिडिकुलस कंसिडर की जाएगी। इवन पहले तो ये था, एलपीजी पॉलिसी आई थी या फिर लिबरलाइजेशन से पहले की बात करें तो क्लासमेट जो थे, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रॉपर बात भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। हाँ, केवल फैमिली फ्रेंड्स, वो भी केवल घर वालों की नज़रों के सामने ही बात कर सकते थे। एक वो टाइम था जब वैम्प्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव वुमेन, तो जिसमें आप देख सकते हो मालिनी हो गई या फिर हेलन, मतलब जो शॉर्ट्स पहन करके फिर वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना कि प्रोवोकेटिव बना करके रखती थी कि कैसे भी करके, और उनको मतलब एक तरीके से क्वेश्चन मार्क से देखा जाता था। वो टाइम वो था। और आज के टाइम पे ये मैटर ही नहीं करता है कि एक जो एक्ट्रेस है जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं वो कुछ कपड़े पहने क्या पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले पहले रोल मॉडल किसको माना जाता था? जो एक डिसेंट लेडी जो अपने हिसाब से अपनी कह सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती थी, मूवीज के हिसाब से बताया जा रहा है। तो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में उस टाइम पे ऐसा चलता था। और वो हिंदी सिनेमा आज इतना चेंज हो चुका है कि जो अटायर्स हैं, जो कपड़े पहनने का तरीका है, वो एग्जैक्टली उतना मतलब खुल चुका है जिसको पहले वैम्प्स में देखा जाता था। आज वो इतने वेरिएशंस नहीं है। तो ये चेंजेस हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। फिर आगे राइटर और बोलती है कि एक सीरियस इशू हो रहा है और चल रहा है सोसाइटी में, पोर्नोग्राफी का, सेक्स ट्रैफिकिंग का। ये इशू भी अपने आप में मोरल इशू है कि किस तरीके से हम सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं या फिर इसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है सोसाइटी में कि ये रियल लाइफ सिचुएशन है या फिर कोई और। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल पोर्नोग्राफी एक्सेस करता है, राइट, तो उस केस में वो प्राइवेट सिनेरियो में क्या फील कर रहा है, क्या उसकी नीड्स है या फिर क्या वो सोच रहा है, जबकि पब्लिक डोमेन में जाकर के वो क्या बात कर रहा है। दोनों में रात दिन का फर्क है। पब्लिक मोरालिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आज कितना कॉमन हो चुका है।
पहले बोले ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग छुप छुप करके किया करते थे, और आज तो फैमिली के एल्डर्स हैं वो साथ में बिठा करके और अपने बच्चों के सामने ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है पब्लिक मोरालिटी के लिए। इसके अलावा मैरिज इशू ले लो या फिर रेप से रिलेटेड इश्यूज देख लो, वहां पर भी कितने सारे चैलेंजेस लगातार राइज होते चले जा रहे हैं। इसके आगे आर्यन खान के केस पे दोबारा आती है राइटर कि यहां पर एक बार पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार उस पर भी नजर लगाई जाए तो वो भी कोई कम नहीं होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं मानते हैं कि उनकी खुद की चॉइस रहती है, खुद का ब्रेन है, पर वहां पर जो पेरेंट्स की एक्टिविटीज है जिससे कि वो बच्चे कुछ इनकलकेट करते हैं, कुछ सीखते हैं, उस पर भी करेक्शन लाने की जरूरत है। या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं लिबरलाइजेशन के बाद में। तो देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना अभी, पब्लिक मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर आप देख सकते हो लीगल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये कोई ड्रैकोनियन नहीं है एक्टिविटीज कि जहां पर हम कुछ ऐसी सिचुएशन को पब्लिक मोरालिटी का मतलब आप समझ गए ना, कि जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपनी जो प्राइवेट एक्टिविटीज हैं उनको पब्लिक डोमेन में कंडक्ट करे, जिसकी वजह से अगर उनको लीगल इश्यूज का सामना करना पड़े, है ना, तो वो फिर पब्लिकली एक तरीके पब्लिक मोरालिटी नहीं होगी उनकी, है ना, कि उनकी अपनी खुद की जो आप कह सकते हो वैल्यूज हैं उनके हिसाब से वो कंडक्ट करें। ठीक है, फिर बात वो यही आ जाती है कास्ट, क्लास, रिलीजन, ये और या फिर जेंडर प्रिजुडाइस। ये देखो ये तो है ही, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी कह सकते हैं ना कि हमारी पब्लिक मोरालिटी के लिए सबसे बड़ा बोझ का काम करती हैं। पर इसके अलावा ये जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है ना, जहां पर जो पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं दे पा रहे हैं, वो भी सही करना होगा। अब चाहे वो सब्सटेंस को कंज्यूम करे या सब्सटेंस की पेडलिंग करे, सप्लायर बने, कुछ भी बने, यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि एक पूरी सोसाइटी में जो एक कह सकते हैं ना कि ग्रेजुअली या फिर आप कह सकते हो जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज जो आ चुका है, उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें मॉरल प्रायोरिटीज को फिक्स करने की जरूरत है, और जो भी सिचुएशन अभी आ रही है उसकी शुरुआत देखो घर से होती है। देखो एक चीज होती है हमेशा लर्निंग्स के लिए, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें फर्स्ट है फैमिली, सेकंड है फ्रेंड सर्कल, थर्ड है तुम्हारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये तीनों चीजों से आप क्या लर्न कर रहे हो वो ही चीजें हमारी पब्लिक एक्टिविटीज में दिखाई देती है, और वो भी कम से कम वो जहां पर हम एक रोल मॉडल से एसोसिएशन रखते हैं, जहां पर लोग हमें देख करके आगे बढ़ते हैं। जब ये रोल मॉडल से इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं ना, तो फिर वो देखो हमेशा निगेटिव इंपैक्ट डालती है सोसाइटी पे। ठीक है, जैसे कि अभी वापस से एक बार हैरानी वाली बात है कि एक इंडिविजुअल जिसके खिलाफ में ड्रग्स का केस चल रहा है वो बेल पे छोड़ के आता है, और उसके पिता के जो फॉलोअर्स हैं वो उसको वेलकम करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी कितनी बड़ी जंग जीत के आया है वो। राइट, तो ये अपने आप में बहुत बड़े इश्यूज हैं पब्लिक मोरालिटी के सामने। तो हमें सोच समझ करके इस मोरालिटी को, इन वैल्यू सिस्टम्स को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए, बचाना चाहिए। तो ये है। बाकी देखो एक हेल्दी डिबेट आप कर सकते हो, क्योंकि एथिक्स में इस केस स्टडी का कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। ठीक है ना, तो आप, क्योंकि ये मुद्दा बन सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और एक कमेंट आया था सर केस स्टडी के लिए कैसे क्या करें। केस स्टडीज के लिए देखो एक तो आप ये करो कि जो प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल हैं, जैसे ये कितने भी वेबसाइट ये होती है ना, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके, तो एक है यूपीएससी फ्री मटेरियल्स करके एक वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, एक तो ये कर लो, फ्री में हो जाएगी तैयारी, वहाँ से मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, यूपीएससी फ्री मटीरियल्स .org समथिंग है ना, फ्री मटेरियल यूपीएससी या यूपीएससी फ्री मटेरियल समथिंग है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, फ्री में अवेल कराते हैं वो, अच्छा है काम। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करो। ठीक है, और इसके अलावा आप लेक्सिकन वाली जो बुक है उसको मैक्सिमम रिवाइज करो, और सिलेबस में जो वैल्यू सिस्टम है, देखो सिलेबस को तो चाट लो, सिलेबस को तो घोट लो, दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि वो वैल्यूज ही सिलेबस से ही क्वेश्चन बनेंगे, और सिलेबस को में ही आपको एक्सपर्टाइज गेन करनी है, बाकी और चीज़ों में एक्सपर्टाइज नहीं लेनी है। ठीक है ना, क्योंकि उसी से संबंधित आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे, और उसी से संबंधित मोर और लेस आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो मेंस का सिलेबस तो आप अच्छे से फॉलो करो, और प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिव स्टडी जब भी करनी हो ना आपको, तो आप लास्ट के एग्जाम से पहले, आप मान लो प्रीलिम्स का एग्जाम आपकी बार जून में है, तो आप मिड अप्रैल से आप एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, बाकी पैरेलल करो सारी चीज़ों के लिए।
ये आपके लिए ठीक रह सकता है, बाकी अपने हिसाब से आप फॉर्मुलेट कर सकते हो प्लान, सबका अपना अपना तरीका होता है। बाकी मेरे हिसाब से ये लगता है कि आपको लास्ट का 1.5 महीना है ना प्रीलिम्स पहले, वो देखो एक्सक्लूसिव आप प्रीलिम्स के लिए रखो, बाकी आप मेंस प्रीलिम्स इनको पैरेलली लेते चलो, ठीक है ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एनालिटिकल आने लग गए हैं, एडिटोरियल से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, सोचो आप, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।